तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि हम पीएटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम जो है 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और 23 में हमने जो है शिफ्ट वन जो है पढ़ लिया है, शिफ्ट वन के बारे में अच्छे से जानकारी ली। अब जो है हमारा अगला है वो है आपका शिफ्ट टू। तो शिफ्ट टू का पेपर भी हमने जैसे पहले इन डिटेल में डिस्कस किया था, वैसे ही हम इसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा इसका पहला पार्ट है और ये दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट में कंप्लीट क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो है डेप्थ में उतरते हैं और डेप्थ में जब जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क नहीं करते, बल्कि हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डेप्थ में जाते हैं, ताकि उनसे जो और क्वेश्चन बन जाएंगे तो वो हम जो है पॉसिबिलिटी यहाँ देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन और बन गया तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है। वीडियो लाइक करने से क्या होगा कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा, ताकि फर्दर अपडेट आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले हम इसको इरेज कर लेंगे। और अब जो है हम जानते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वोटिकन बोटेनिकल नेम ऑफ ज्वार। ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? हमें ऑप्शन दिया है सोरगम हेल्पेंस, बिगना रेडिएटा, सोरगम बाइकलर और इल्यूशिन कोरगाना। वैसे तो आपको यहाँ आंसर दिख ही रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि आपको आंसर दिख रहे हैं, बात ये है कि जो ऑप्शन में दिए हैं उनके बारे में आपको पता है क्या। सोरगम हेल्पेंस होता है बरू का साइंटिफिक नाम, ठीक है। बिगना रेडिएटा होता है मूंग का साइंटिफिक नेम, ठीक है दोस्तों। और इल्यूसिन कोरगाना, इल्यूशिन कोरगाना का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह एक मिलेट है और इस मिलेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछली बार भी मैंने लगभग आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन आप लोगों ने एक भी जवाब नहीं किया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कमेंट बॉक्स में कोई जवाब डालेंगे तो ये चीज़ याद रखना, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि ऐसा पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जवाब करो। उससे क्या है दोस्तों, आपके दिमाग में वह फिट हो जाएगा और फिर जो है आपको उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं आपसे कमेंट बॉक्स में डालने को कहता हूँ। तो ज्वार का साइंटिफिक नाम है आपका सोरगम बाई कलर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इज लोकेटेड एट। ये जो है वर्तमान में अभी तो दिल्ली में है दोस्तों, लेकिन इसको जो है लुधियाना में ही माना जाता है। अभी इसको मेज एंड व्हीट कर दिया है, व्हीट एंड मेज रिसर्च कर दिया है, व्हीट एंड मेज रिसर्च कर दिया है। तो जब आपसे पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में लुधियाना ना हो और दिल्ली दिया हो तो आपको दिल्ली टिक करना है। लेकिन अगर दिल्ली और लुधियाना दोनों दिया हो तो लुधियाना ज़्यादा सही रहेगा और दिल्ली जो है कम सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा जो हमारा लुधियाना है, इसमें एक सेंटर और है सिफेट। सिफेट, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है, पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड हमारा एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है दोस्तों। जयपुर में अपना मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जयपुर में, ठीक है। और ये मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कई बार पूछा गया है, आईएनएम करके आता है ये एग्जाम में, ठीक है। इसको याद रखना। हैदराबाद में आपका मैनेज है, मैनेज हैदराबाद, मैनेज हैदराबाद, ठीक है। और नागपुर में आपका सिट्रस से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है, और एगमार्क, ये इंस्टीट्यूट आपके यहाँ है। इनको नोट करते चलना एक कॉपी में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो मैं बता रहा हूँ वो आपके काम आने वाले हैं। आगे रूट रॉट ऑफ कॉटन डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो रूट रॉट ऑफ कॉटन है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फंजाई के द्वारा। आपको पता है दोस्तों, लगभग 85% जो रोग हैं वो फंजाई से होते हैं। किससे होते हैं? फंजाई से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया से होते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा होते हैं बैक्टीरिया से। रूट रॉट क्या होता है, तो ये कवक जो है रूट में जगह बना लेता है और सारी क्रियाएं रोक देता है, तो रॉट कर जाता है प्लांट, इसे कहते हैं रूट रॉट,
ठीक है दोस्तों। SRI concept is increasing productivity of rice by changing management of। SRI टेक्निक क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो जो SRI मेथड है, SRI मेथड ऑफ राइस, इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। और इसको किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया हेनरी डी ला लौनी करके हैं एक वैज्ञानिक, लाओ लानी। इनने जो है ये दिया था अपना 1980 में, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था मेडागास्कर शहर में, मेडागास्कर शहर में। और इस शहर के कारण इसका नाम जो है मेडागास्कर सिस्टम भी पड़ गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेडागास्कर विधि कौन सी है, तो मेडागास्कर विधि भी आपकी क्या है, तो वो भी आपकी क्या है, SRI मेथड ही आपकी मेडागास्कर विधि है। इसमें चेंज क्या करते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए, तो किस किस चीज़ में चेंजेस किए जाते हैं वो आपको बताऊं। एक तो हम प्लांट का जो मैनेजमेंट होता है उसमें चेंजेस करते हैं, प्लांट मैनेजमेंट में चेंजेस कर देते हैं। सॉइल में चेंज कर देते हैं। सॉइल में क्या चेंजेस कर देते हैं, तो हम जो है मृदा कैसी लेने वाले हैं उसमें चेंजेस करेंगे। वाटर में चेंजेस कर देंगे, ठीक है। और न्यूट्रिएंट में चेंज कर देंगे, न्यूट्रिएंट कितना रखना है, पानी कितना रखना है, न्यूट्रिएंट चेंज कर देंगे। और कल्टीवेशन का तरीका बदल देंगे, कल्टीवेशन का तरीका बदल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के चेंजेस हमें इसमें करना है। और ये किस प्रकार के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये प्रिंसिपल करता है रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब कम से कम प्लांट हम रखेंगे, तो रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन और इरिगेशन क्वांटिटी को भी कम कर देंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो इसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसके द्वारा हम जो है 90% सीड की बचत कर लेते हैं, सीड की बचत करेंगे। 20 से 100% हम जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज। और लगभग 50% पानी की बचत करेंगे, 50% वाटर सेव कर लेंगे। तो इतनी सारी जो है इस विधि की क्या है, विशेषताएं हैं दोस्तों। तो आपको समझ तो आ रहा होगा फ्रेंड्स जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी और भी है इसमें, इससे हमको ईल्ड कितनी प्राप्त होगी इस मेथड के द्वारा, तो इस मेथड के द्वारा जो ईल्ड प्राप्त होने वाली है वो हमें होगी 6 से 7 टन पर हेक्टेयर, 6 से 7 टन पर हेक्टेयर हमें ईल्ड प्राप्त होगी। इसमें जो स्पेसिंग रखी जाती है, स्पेसिंग यानी प्लांट से प्लांट की दूरी क्या रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 25 × 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी स्पेसिंग रखी जाएगी। और नर्सरी जो है कितने स्क्वायर में की जाती है, तो इसके लिए जो नर्सरी बनाई जाती है वो 100 मीटर स्क्वायर में किया जाता है, 100 मीटर स्क्वायर में नर्सरी बनाई जाती है, ठीक है। और इसके लिए जो सीड रेट होती है, सीड रेट कितनी रखते हैं, तो इसके लिए सीड रेट रखी जाती है अपनी 2 किलोग्राम पर एकड़, 2 किलोग्राम पर एकड़। और 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, अगर हेक्टेयर में पूछे तो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और एकड़ में पूछें तो 2 किलोग्राम पर एकड़ अपना जो है सीड रेट रखी जाती है। और ट्रांसप्लांट कब किया जाता है, तो ट्रांसप्लांट किया जाएगा जब पौधा हो जाएगा अपना 8 से 12 दिन का, 8 से 12 दिन का जब पौधा हो जाएगा तब हम इसकी ट्रांसप्लांट करेंगे। उस समय पौधे में 2 लीफ स्टेज आ जाएगी, मतलब 2 पत्तियां उसमें आ जाएंगी, 2 लीफ स्टेज पौधे में आ जाएगी। इसमें क्या करते हैं हम, 1 हिल पर प्लांट ऐसे कुछ रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण था, और मुझे लगता है कि हमने पूरा SRI मेथड यहाँ पढ़ लिया। तो अब जो है SRI से कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो SRI मेथड में क्या पूछा गया है, SRI कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बाय चेंजिंग मैनेजमेंट ऑफ। तो किसके मैनेजमेंट में चेंज करते हैं, प्लांट के में, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट, कल्टीवेशन। अब अपना क्या क्या दिया है,
तो वाटर दिया है, प्लांट दिया है, सोइल दिया है और न्यूट्रिएंट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। तो डी आपका सही हो जाएगा, और आप जो है इसको नोट कर लें अच्छे से। चलिए आगे चलती है। मैक्सिमम सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो कौन सा राज्य जो सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ये तो आपको याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए कि सोयाबीन स्टेट कौन सी है, सोयाबीन स्टेट कौन सी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कॉटन स्टेट किसे कहा जाता है, कॉटन स्टेट किसे कहा जाता है, शुगर बाउल किसे कहा जाता है, शुगर बाउल किसे कहा जाता है इंडिया में, और अपना राइस बाउल किसे कहा जाता है, राइस बाउल किसे कहा जाता है। ठीक है, और अपना क्या नाम है, कॉफ़ी, कॉफ़ी स्टेट कौन सा है, कॉफ़ी स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हीट स्टेट किसे माना जाता है, तो व्हीट स्टेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सोयाबीन स्टेट, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सोयाबीन स्टेट में आता है अपना मध्य प्रदेश, अपना प्यारा मध्य प्रदेश। और कॉटन स्टेट में आता है आपका महाराष्ट्र, जो कि एमपी से सटा हुआ है। शुगर बाउल और राइस बाउल, शुगर बाउल जो है यूपी और इसमें महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, राइस बाउल का तो आपका फिक्स है, ये है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है वो हमारा राइस बाउल है। ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी आपका कर्नाटक, व्हीट आपका पंजाब। ये आपको याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। तो पूछा क्या है, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। ये तो आपसे लगातार पूछते जा रहा है, कई बार पूछा गया है, ये लगभग 21 में भी आपसे पूछा था, 22 में भी पूछ लिया था। तो ये तो आपको 100% आना ही है, कोई सी ना कोई से शिफ्ट में ये पूछ ही लेता है आपसे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का इनमें से कौन सा एडवांटेज या बोले तो लाभ नहीं है, तो चलिए उसे देखते हैं। पहला है अपना कंट्रोल ऑफ वीड्स, दूसरा है कीट एवं बीमारियों का नियंत्रण, मृदा उर्वरता में कमी और फसलों की उपज में वृद्धि। तो क्या हम क्रॉप रोटेशन मृदा उर्वरता की कमी के लिए करते हैं, आंसर होगा नहीं। तो यही है हमारा क्या, ऑप्शन का आंसर। तो इस प्रकार आपको हर एक आंसर को जो है टर्मिनेट करना है। जैसे पहला है कंट्रोल ऑफ वीड, तो ये तो सही हो गया। दूसरा है कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण, ये भी सही हो गया। फसलों की उपज में वृद्धि करता ही है, ये नहीं करेगा। मृदा की उर्वरता में कमी नहीं, क्या करेगा, इंक्रीजमेंट करेगा। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप टुगेदर बाय मिक्सिंग ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज नोन एज, जब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि दो और दो से अधिक फसलों को मिक्स किया जा रहा है, क्या कह रहा है, मिलाकर बोना। तो सीधी सीधी बात है कि मिश्रित फसल के लिए बोलेगा, मिक्स क्रॉपिंग के लिए बोलेगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इंटर क्रॉपिंग है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियसली दो क्रॉप को लिया जाता है। इसमें क्या होती है, एक जो है कम अवधि की होती है और एक लंबी अवधि की होती है, कम अवधि की क्रॉप और एक लंबी अवधि की क्रॉप, इंटर क्रॉपिंग में। इसमें क्या रहता है कि एक मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप के बीच में एक लाइन हम इंटर क्रॉप ले लेते हैं, मेन क्रॉप के बीच में एक लाइन इंटर क्रॉप ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सघन सस्यन, ये होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो ये आपको मैंने बताया था, गोआवा में भी बताया था, और आपको कई सारे ट्रीज में बताया था पिछले वाले लेक्चर में। मिश्रित क्रॉप पता ही है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है, आपको ये भी पता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन टर्मिनोलॉजी देने वाले वैज्ञानिक हैं नॉरफॉर्क, नॉरफॉर्क ने ये जो है दिया था, और आप इसको फादर भी बोला जाता है इसको, इसको आपको नोट कर लेना है नॉरफॉर्क को। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका मिश्रित फसल। तिल बाजरा फैलो, फैलो क्रॉप रोटेशन इज एन एग्जाम्पल, तिल बाजरा प्रति प्रति एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, ये आपका मिक्स क्रॉपिंग का। और कैसे हैं आपको बताते हैं। तिल और बाजरा, तिल और बाजरा दोनों जो है आपकी खरीफ में ली हैं उसने, खरीफ में ली है, खरीफ की फसलें हैं तिल और बाजरा दोनों। और फेलो लैंड को जो है
फैलो लैंड को हम रोटेशन में काउंट नहीं करते हैं। फैलो मतलब खाली छोड़ना, खाली छोड़ देना, और खाली खेत को हम जो है रोटेशन में, इंटेंसिफिकेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो बचा क्या, खरीफ। और खरीफ में ही केवल वो दो ले रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इंटर क्रॉप तो नहीं कर सकता, दोनों सेम हाइट की हैं, तो आपका इंटर क्रॉप नहीं होगा। ठीक है। और वो रिले क्रॉपिंग भी नहीं कर रहा। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, एक क्रॉप के कटने से पहले दूसरी क्रॉप को शो कर देना ही इन रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे ये आपकी गेहूं है, ठीक है, ये आपकी बाजरा मान लीजिए, ये आपका आलू ले लिया, तो हमने एक दूसरी फसल के कटने से पहले ही अगली फसल की बुआई कर दी, कटने से पहले ही अगली फसल की बुआई कर दी, तो वो आपका रिले क्रॉपिंग। पैरा क्रॉपिंग, पैरा क्रॉपिंग क्या होता है, धान की फसल के बाद, धान की फसल के बाद लेथाइरस, लेथाइरस यानी तिबड़ा, तिबड़ा की फसल, जो मॉइस्चर बचा है धान के बाद, जो मॉइस्चर बचता है फसल खेत में, उसका उपयोग करने के लिए हम इन क्रॉप को लेते हैं। इन्हें कहा जाता है पैरा क्रॉपिंग या उतेरा फार्मिंग। ठीक है, पैरा या उतेरा कहा जाता है। तो अब जो है आपको समझ आ गया होगा कि आपका आंसर क्या रहेगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन के आधार पर आपको सारी क्रॉप याद होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, तब आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्रॉप ही पता नहीं है कौन से सीजन में कौन सी लेते हैं, तो फिर कैसे आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखो खरीफ की क्रॉप। खरीफ में आती है आपकी सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, और मूंगफली, मूंग, उड़द, धान, सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, धान, लोबिया, ये आपकी खरीफ में हो जाएंगे। और रबी में आ जाएगी आपकी गेहूं, जौ, चना, सरसों, तंबाकू, आलू, गन्ना, ये आपकी रबी में हो जाएंगी। जायद में आपकी ज्वार चरी, ज्वार चरी, मक्का चरी, मक्का चरी, और सारे कद्दू वर्गीय, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली, कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय परिवार इसमें आते हैं। तो ये आपको याद होना ही चाहिए 100%, तभी आप एग्रीकल्चरिस्ट कहलाओगे। ये याद नहीं है तो फिर क्या मतलब, आपको पता ही नहीं कौन सी क्रॉप किस सीजन में बोते, तो फिर आप काहे के एग्रीकल्चर करने वाले हो। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या पूछा है उन्होंने, दिया है भीट, ये रबी का है, सरसों रबी का है, चिकपी यानी चना रबी का है, आंसर में क्या है, बाजरा है। बाजरा आपका तीनों ऋतुओं में लिया जाता है, खरीफ में भी, ऋतु में भी लिया जाता है, रबी में भी ले लेते हैं, और बाजरा को जायद में भी ले लेते हैं। तो ये आपका अलग है, डिफरेंट है। Crop grown to protect the main crop from the vagaries of nature and also to render support to the crop is known as। मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से बचाने और मुख्य फसल को सहारा देने के लिए उगाई जाने वाली फसल कहलाती है। सबसे पहली दी है उन्होंने इंटर क्रॉप। इंटर क्रॉप आपको पता है अलग फसल ली जाती है, किस चक्कर में ली जाती है, तो वो है नुकसान की भरपाई के लिए, जो है नुकसान की भरपाई के लिए मान लो, या फिर जो खाली पड़ी हुई जगह का इस्तेमाल करने के लिए मान लो, तब हम इंटर क्रॉप करते हैं। नर्स क्रॉप, इसको समझाएंगे। एले क्रॉप में क्या होता है कि फॉरेस्ट्री जो क्रॉप्स होती हैं, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स के बीच जो जगह बचती है उसमें हम जो है फसल ले लेते हैं, फसलों को ले लेते हैं, उसको एले क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स जैसे पेड़ होते हैं हमारे बनों में, उनके बीच की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, ट्रैप क्रॉप में क्या होता है, किसी कीट को आकर्षण करने के लिए, किसी कीट के नियंत्रण के लिए ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है। कीट नियंत्रण के लिए ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है। और ट्रैप क्रॉप में आपको जैसे
आपको कपास के चारों ओर भिंडी, ये उदाहरण आपको पता होगा, कपास के चारों ओर भिंडी लगाते हैं, ठीक है। टमाटर में हम लगाते हैं, टमाटर में लगाते हैं हम गेंदा, गेंदा। तो ये जो है ट्रैप क्रॉप है, कपास में भिंडी, टमाटर में गेंदा, और भी कई सारे उदाहरण हैं। तो इतना काम का है उतना लिख लीजिए आप। तो जो नर्स क्रॉप होती है वो क्या होती है, एक तो आपको न्यूट्रिएंट प्रदान करेगी आपको फसल को, नर्स यानी उसकी पूरी रक्षा करना, और साथ में वो सहारा देती है अपने प्लांट को। नर्स नर्स प्लांट क्या होती है, जो साथी प्लांट होता है उसको सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट देती है, ठीक है। तो ये आपका नर्स क्रॉप आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉइल कवर क्रॉप। सॉइल कवर क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपका ब्लैक ग्राम है, सोयाबीन है और ग्वार है, ये आपकी कवर क्रॉप है। कवर क्रॉप क्या होती है, सॉइल को कवर कर लेती हैं और जो है सॉइल एरोजन से बचा लेती हैं, सॉइल एरोजन को कम करती हैं, सॉइल एरोजन को कम करती हैं कवर क्रॉप आपकी, ठीक है। और इसमें जो है मक्का नहीं है, मक्का हाईली इरोजन करती है, हाईली इरोजन करती है, हाईली इरोजेबल होती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये यहाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, और ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका जो एक टॉपिक होता है लेबलिंग और वो करके, लेबलिंग एंड मैपिंग करके आपका क्वेश्चन वो होता है, टॉपिक उसमें से आया है, ठीक है। इसका जो है क्वेश्चन ही नहीं है तो आपको आंसर कैसे समझाऊं मैं। आगे चलते हैं, लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द लाइन प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द सर्वे। इसमें आपका क्वेश्चन में मेरे को याद है, क्वेश्चन है इसका, सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वे का उद्देश्य क्या होता है, सर्वे का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है वो इसमें पूछा है। तो देखो, सर्वे का एक तो उद्देश्य आपका मैप को प्रिपेयर करना होता है और इरिगेशन चैनल को प्रिपेयर करना होता है, तो इसके आंसर जो है दोनों ही होंगे। क्योंकि सर्वे जब आप कर रहे हो तो आप किसी चीज़ का सर्वे करने जा रहे हो तो वहाँ आप सारी चीज़ें देखते हो, एक तो मैपिंग देखते हो कि हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है, फिर देखते हो कि इरिगेशन किस प्रकार होगा, और इरिगेशन चैनल तैयार करना है, ये सर्वे में ही आता है दोस्तों, ठीक है। लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द लाइन प्रिपेयर ड्यूरिंग सर्वे, सर्वे में सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, तो आधार रेखा जो है सबसे बड़ी रेखा होती है, ये आपको याद कर लेना है। फर्स्ट एंड लो टेम्परेचर आर कंट्रोल्ड इन ऑर्चर्ड बाय, एक चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट चाहे ऑर्चर्ड में कंट्रोल करें चाहे फील्ड में कंट्रोल करें, चाहे ऑर्चर्ड में या चाहे फील्ड में, आपको क्या है, एग्जामिनर घुमाता है, उसने ऑर्चर्ड लिख दिया बच्चे घूम गए, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट है वो एक तो धुएं से और एक सिंचाई करने से, दोनों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। और फर्स्ट की सबसे अधिक संभावना जो होती है वो पड़ती है आपके चने में, चने में सबसे ज़्यादा पड़ती है। और धुएं के आवरण से और सिंचाई करने से जो है फ्रस्ट को कम किया जाता है, ये सभी में किया जाता है, फील्ड क्रॉप हो चाहे ऑर्चर्ड क्रॉप हो, कोई भी क्रॉप हो, आपको जो है एग्जामिनर थोड़ा घुमाता है और आप घूम जाते हो, वो घूमना नहीं है। मेजर फंक्शन ऑफ मल्चिंग इन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड में मल्चिंग करने के मेजर फंक्शन क्या क्या हैं, तो ठीक है दोस्तों, इसमें रहता है अपना खरपतवारों की समस्या को कम करना, ठीक है। मल्च से क्या है, खरपतवार उगते नहीं है क्योंकि उनको जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, मल्च में वो ढक दिए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर किसी प्लांट की नहीं होगी तो वो बेचारा कैसे ग्रो करेगा, वही तो उसका फूड सोर्स है। तो एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, दूसरा है अधिक ताप एवं प्रकाश, तो जब ब्लैक फिल्म होती है, ब्लैक फिल्म जो है अधिक ताप और प्रकाश कर देगा तो वो मर जाएगा नीचे। और मृदा में जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर भी आपका उड़ेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं उड़ेगा तो मॉइस्चर संरक्षण कर लिया जाएगा, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड फर्टिगेशन, कहते हैं इसको फर्टिगेशन, आपको मैंने पिछले सेशन में ये बताया भी था। केमिगेशन क्या है, जब वाटर के साथ हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वाटर प्लस केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका केमिगेशन हो जाएगा। अब केमिकल में आपके कई सारे ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं ग्रोथ ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो वो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में आता है आपका स्प्रिंकलर, ड्रिप,
ठीक है, ये आता है। ड्रिप इरिगेशन आपको पता है, एक एक बूंद टपक विधि कहा जाता है, एक एक बूंद जो है इसमें टपकता है, और ये सबसे अच्छी विधि है इरिगेशन की, सबसे अच्छी विधि है इरिगेशन की। स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों ही इजराइल द्वारा आई थी भारत में। ठीक है, इजराइल से आई थी। आगे चलते हैं। टॉप वर्किंग इज मोस्टली यूज फॉर रीजुवेनेशन। रीजुवेनेशन क्या होता है, तो उसको समझिए। रीजुवेनेशन होता है टॉप वर्क, जो टॉप में काम किया जाता है, पौधे के शीर्ष में जो काम किया जाता है उसको ही रीजुवेनेशन कहा जाता है। और ये एक प्रकार की ग्राफ्टिंग टेक्निक है। क्या है दोस्तों? ग्राफ्टिंग टेक्निक है। ग्राफ्टिंग टेक्निक है एक प्रकार की। और इस टेक्निक में क्या होता है, जो अनप्रोडक्टिव ट्रीज होती हैं उनके जो है कुछ अन्य हिस्से होते हैं, जैसे जैसे कि जो शाखाएं बढ़ रही हैं उनको हटा दिया जाता है। किन में? अनप्रोडक्टिव ट्रीज में। अब जैसे कोई मैंगो का प्लांट है, वो काफ़ी समय तक उसमें जो है कोई फल नहीं आ रहा, अनप्रोडक्टिव हो गया, तो उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? रीजनरेशन करेंगे। और ये आपका कौन कौन से ट्रीज में होता है, तो इसके एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंगो में होगा एक तो आपका, और एक आपका होगा एप्पल में, साथ में आपका पियर में होता है। ये तीन प्लांट, इनमें जो है रीजुवेनेशन होता है। और इसमें जो है हमको मैंगो दिया गया है, तो आप आंसर मैंगो लगाएं। ठीक है, अब आगे है अगला क्वेश्चन। रीजुवेनेशन इन अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड कैन बी डन बाय। तो क्या क्या किया जाता है उसमें? एक तो आपकी इसमें प्रूनिंग की जाएगी। यहाँ एक ऑप्शन आपका प्रूनिंग छूटा हुआ है, प्रूनिंग करेंगे हम। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे, प्रॉपर इरिगेशन करेंगे। तो ये सभी इसमें उदाहरण है, आप इसको याद रखना, डी आंसर रहेगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड एट वाराणसी। तो वाराणसी में ये अपना इंस्टीट्यूट। बेंगलुरु में आपका एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में आपका इंसेक्ट रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, कमेंट बॉक्स में डालना, आप लोगों ने नहीं डाला। ठीक है, तो इंसेक्ट से रिलेटेड जो है बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है। और बेंगलुरु में आपके और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। नई दिल्ली में तो आपको पता है IRI है, यहाँ मैनेज है, हैदराबाद में मैनेज है। ठीक है दोस्तों। ऑप्टिमम एरिया रिक्वायर फॉर नॉर्मल किचन गार्डन, इसको आपको याद ही रखना है, ये आपका रहेगा 200 से 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ रेडिस पर हेक्टेयर। तो रेडिस यानी क्या होता है? रेडिस के लिए आपको क्या रखना है? 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, रेडिस यानी मूली, ये आपको रखना है। बोटेनिकल नेम ऑफ कैरट। तो कैप्सिकम ये नाम मिर्च का साइंटिफिक नाम है। रेफिनस सटाइवा मूली का। ब्रेशिका रापा ये आपका हो जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली में है आपका। क्रूसीफेरी फैमिली में जब ब्रेशिका जुड़ा हो तो क्रूसीफेरी फैमिली से रिलेटेड नाम आते हैं। इसमें शायद ये आपका सरसों का आया आई थिंक, है ना? आप करेक्ट कर लेना इसको। डोकस कैरोटा आपका जो है कैरोट का नाम है, इसमें कैरोटा जुड़ा हुआ है, कैरोट में कैरोट, और यहाँ डोकस कैरोटा। ठीक है। आगे है पूसा केसर। जैसा कि नाम में ही केसर है, केसर का रंग कैसा होता है? गाजर जैसा। गाजर जैसा है तो गाजर ही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। पजेंसी इन चिली ड्यू टू, किसके कारण होती है चिली में पजेंसी, यानी चिली में चटपटाहट किसके कारण होती है? थायमिन? थायमिन नहीं, ये विटामिन B1 का सोर्स है। करक्यूमिन। करक्यूमिन का कारण क्या होता है? करक्यूमिन के कारण जो है, जो आपका टर्मरिक होता है उसमें जो एसेंस आती है वो करक्यूमिन के कारण आती है। कैप्सिसिन के कारण आपकी चिली में तीखापन आता है। ठीक है, तीखापन चिली में, तीखापन आता है मिर्ची में, और प्याज में इसके कारण सुगंध आती है। कैसी सुगंध आती है? जो चटपटी सुगंध आती है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। ठीक है दोस्तों,
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सी। आगे चलते हैं। सोलेनम ट्यूबरेशम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, आलू का बोटेनिकल नाम है। और टमाटर का क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है। रेडिस का आपको अभी बता ही दिया, रेफिनस सटाइवा। मिर्च का कैप्सिकम एनम ऊपर ही देखा था हमने। टमाटर का नहीं पता था तो मैंने बता दिया। टमाटर, आलू, मिर्च ये सभी एक ही फैमिली के हैं, सोलेनेसी। सोलेनेसी। मूली आपका जो है ये ब्रेशिकेसी में आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फ्रूट डज अ पर्सन नीड पर डे? तो फ्रूट लिखा है इन्होंने और आंसर ऐसे दिए हैं। तो जो है फ्रूट और वेजिटेबल दोनों, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों ही 400 ग्राम, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों की ही आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, 400 ग्राम पर डे ये लेना चाहिए। और लगभग 280 ग्राम दूध लेना चाहिए डेली। ठीक है दोस्तों, दूध 280 ग्राम। हाफ या एक अंडा डेली आपको खाना चाहिए। ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो आप बोलें सर आप क्या पढ़ा रहे हो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 280 ग्राम दूध रोज पीना चाहिए, हाफ या फिर एक अंडा डेली लेना चाहिए। आंसर इसका 400 ग्राम है। व्हाट प्लांट यूज बडिंग प्रोपेगेशन के लिए? तो कौन से पौधे में नवोदित प्रसार का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्लांट्स यूज बडिंग प्रोपेगेशन, कौन से पौधे नवोदित प्रसार का उपयोग करता है? इसमें आंसर दिए हैं एस यानी प्रभुर्ज, ब्लैक गम, और यहाँ आपका होगा गोल्डन चेन। यहाँ एक आंसर है आपका गोल्डन चेन। गोल्डन चेन आप जब प्रीवियस पेपर देखेंगे उसमें आपको ये दिखेगा गोल्डन चेन। गोल्डन चेन जो है लेबरनम, लेबरनम स्पीसीज में देखा जाता है। लेबरनम आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेबरनम स्पीसीज में। ठीक है, गोल्डन चेन। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका अभिप्राय है। आगे है मैंगो इज मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय। मैंगो का आपको मैं बता बता के थक गया हूँ, अब तक तो आपको याद हो जाएगा। एनार्चिंग, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने 3-4 बार टेबल बना बना के आपको ये समझा दिया है। तो क्योंकि आपको पता है कि हर एक पेपर में इससे 2 या 3 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा ही जाएगा कि कौन सी प्रोपेगेशन की मेथड किसमें इस्तेमाल होती है। और मैंने 2023 का जब पहला शिफ्ट का जब पहला पार्ट समझाया था, उस समय मैंने टेबल बना के आपको बताया था कि ये कॉमर्शियल मेथड इन इनमें इस्तेमाल होती हैं, तो उससे आपको सारा कवर हो गया होगा। अभी देखो एक क्वेश्चन ही आ गया, थोड़ी देर पहले एक और आया था, अभी एक आध और आ जाएगा। स्टेम कटिंग की जो ऑप्टिमम लेंथ है, औसत लंबाई क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 10 से 30 सेंटीमीटर। पेंसिल आकार में काटना है, पेंसिल आकार में आपको काटना है। मोटाई आपकी 5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों। कागजी लाइम इज मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय। तो कागजी लाइम को किससे प्रोपेगेट किया जाता है? तो वो किया जाता है एयर लेयरिंग से। और कागजी लाइम जो है नींबू की एक प्रजाति है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलिडन फ्रूट। मोनोकोटिलिडन फ्रूट्स कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण आपको पता है क्या क्या है? मोनोकोटिलिडन्स, तो इसमें जो है आपके, पहले मैं आपको कुछ उदाहरण लिखवा देता हूँ। बनाना, बनाना, कोकोनट, कोकोनट, डेट पाम, डेट यानी खजूर होता है। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, एस्परेगस, एस्परेगस, याम, ओनियन, गार्लिक, शुगर कैन और ग्रासेस, और आपका इसमें ग्रासेस के बाद आपका भीट, वीट, राइस, मेज, ये सब आपके जो है
मोनोकोटिलिडन फ्रूट और ग्रेन्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लो आपका कौन सा है। इसमें एक ही ऑप्शन दिया है बनाना, ये आपको याद होने चाहिए, तब जो है आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। बनाना, कोकोनट, डेट्स, पाइनएप्पल, एस्पारेगस, यम, ओनियन, गार्लिक, शुगर कैन, ग्रासेस, व्हीट। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक तो आपका बनाना पूछा जा सकता है, एक आपसे कोकोनट के बारे में पूछा जा सकता है, एक डेट्स के बारे में। ठीक है, नीचे आपसे ओनियन और गार्लिक के बारे में पूछा जा सकता है। ये तो आपसे कई बार पूछा गया है, मेज और शुगर कैन। ठीक है दोस्तों, ये आपसे कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे, ट्रेनिंग मेथड ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो सधाई की विधि है वो कौन सी है? तो हमने ये सभी पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। हेड सिस्टम भी अच्छे से पढ़ा था, पांडाल या परगोला मेथड भी अच्छे से समझाई थी मैंने, निफिंग सिस्टम भी समझाया था, और परगोला में आपको बताया था कि इसमें इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, कारण है ये एक्सटेंसिव हो, इंटेंसिव हो, जो बहुत खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है ये, खर्चीली विधि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसिव। ये क्या है, इंग्लिश शब्द एकदम से मुंह पे नहीं आते मेरे। एक्सपेंसिव विधि है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है हमारा अल्टरनेट वियरिंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ। अल्टरनेट वियरिंग हमारे मैंगो में सबसे ज़्यादा समस्या आती है अल्टरनेट वियरिंग की। अल्टरनेट वियरिंग में क्या होती है, एक सीजन फ्रूट वाला होता है, एक सीजन फ्रूट वाला होता है, और एक सीजन आपका नॉन फ्रूट होता है, नॉन फ्रूट होता है। तो ये आपका अल्टरनेट वियरिंग होता है, एक सीजन को छोड़कर जो है वो आपका फल आता है इसमें, मैंगो में। इसकी कुछ वेराइटीज हैं जो रेगुलर बियरिंग वाली हैं, मतलब इनमें अल्टरनेट बियरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेगुलर जो है फ्रूट देती हैं। उनके नाम आपको पता होने चाहिए, 100% ये आता ही है। अम्रपाली, अम्रपाली, बैंगनपल्ली, बैगनपल्ली, और आपका आता है नीलम। तो ये आपकी रेगुलर बियरिंग है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। अम्रपाली तो इतनी फेमस किस्म है कि देख लो नीचे ही इसका ऑप्शन एक और क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। क्या क्वेश्चन बना दिया? अम्रपाली, अम्रपाली इज द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ मैंगो पूछा है, लेकिन अगर वो पूछ लेता रेगुलर वेराइटी ऑफ मैंगो तो आपको अम्रपाली, बैगनपल्ली और नीलम के बारे में बताना था। किन्नू इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, तो ये संतरा की यानी मैंडरिन की, मैंडरिन कभी कभी वो हिंदी में लिख देता है, मैंडरिन की जो है क्या वेराइटी, इंपोर्टेंट वेराइटी है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो ये आपका 1955 में शुरू किया गया था अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था 1955 में, 1955 में। ठीक है, बाद में इसको रिप्लेस करके एफएसएस ला गया था, एफएसएस। इसको जो है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को एफपीओ कहा जाता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को एफपीओ कहा जाता है, एफपीओ 1955 कहा जाता है। ठीक है, बाद में इसको एफएसएस से रिप्लेस कर दिए 2006 में। इसे कहा जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। 1942 में फूड कैंपेन चलाया गया था जो फेल हो गया था, और ये 1947 में फिर से शुरू किया गया। ठीक है, ग्रो मोर फूड्स, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, डिब्बाबंदी कौन सी सब्जी में प्रयोग किया जाता है? क्या आपको पता है कॉलीफ्लावर कभी डिब्बाबंदी में आती है? नहीं। कैरेट आती है क्या? नहीं। सिर्फ आपको मटर देखने को मिलेगी, वो भी सफल मटर जैसे हम कहते हैं, पनीर बनाते हैं उस दिन आप चर्चा में रखते होंगे कि सफल मटर लेके आओ, तो वही मटर आपकी डिब्बाबंदी होती है, उसको केनिंग प्रोसेस कहा जाता है। केनिंग प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और जब हम पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग बॉटलिंग द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सिरप। बॉटलिंग क्या होती है, तो जब हम डिब्बाबंदी करते हैं, जो कोई हमारा प्रोडक्ट होता है जैम जेली, तो उसमें जो है हमारे शुगर सिरप की क्या मात्रा होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 से 50%, और ये कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद कर लेना इसको। हु गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट इन इंडिया? आईसीआर नहीं देता है, आईसीआर इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता प्रोसेस फूड से
ठीक है। आईसीआर का फुल फॉर्म आपको पता है, एपेडा। एपेडा ही इसके जो है इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, और एपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये, आप थोड़ा सा इसको गूगल से कर लेना चेक। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, होगा यही। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, प्रोसेस्ड के बाद थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक, ये 1986 में जो है शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना मुझे पता है। यहाँ फूड आएगा, प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है दोस्तों, आप सही है। नाबार्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वैसा कुछ है। फुल फॉर्म्स जो है कहीं कम याद रहती हैं हमको ही, हम कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एपीडा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है ना, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना आपको पता है क्या? नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फॉर रेफ्रिजरेशन द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज, ये आपके रेफ्रिजरेशन में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपसे डीप फ्रीज पूछ लिया जाए, डीप फ्रिज, तो इसमें जो है इससे भी ज़्यादा -10 से 1 -96 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यहाँ तक हो जाता है। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाफेद, अगर आपसे पूछ लिया जाए, नाफेद, नाफेद का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, NIM, लोकेटेड एट, इसको हमने पहले ही आपको, पहले जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तब मैंने बताया था जयपुर में। और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया है, क्या है इसका? चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह NIAM कर दिया है, NIAM कर दिया है। तो इसको आप जो है लिख लें, चौधरी चरण सिंह NIAM। ये दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोटाइप इज मोस्ट पैथोजेनिक, तो इसका आपको सीधा आंसर याद करना है। वाइसरोट्रॉफिक वेलोजेनिक, ये जो है न्यू कैसल डिजीज का सबसे खतरनाक वायरस स्ट्रेन है। न्यू कैसल डिजीज का सबसे खतरनाक वायरस स्ट्रेन है। लेंटोजेनिक जो है कम इस्तेमाल करते हैं, वो सॉरी, कम घातक होता है, कम घातक होता है लेंटोजेनिक वायरस। ये सभी वायरस के स्ट्रेंथ दिए गए हैं। मीसोजेनिक वायरस होते हैं, मीसोजेनिक होते हैं वायरस। इसमें क्या होता है, वायरस ना तो आपको लिविंग सेल्स होते हैं, ना ही डेड सेल्स होते हैं, वो बीच वाली स्थिति जो इसे मीसोजेनिक कहा जाता है। न्यूरोट्रॉपिक वेलोजेनिक, इसमें क्या होता है, ये न्यूरॉन पे काम करता है, न्यूरॉन पे, न्यूरॉन पर अटैक करता है। न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, तो इसको आपको याद ही रखना है दोस्तों। मुर्गी पालन के लिए मक्का एक प्रमुख कार्य है। एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए हम भोजन देते हैं मक्के का, है ना। ठीक है, टॉक्सिन थोड़ी करेगा, रोग थोड़ी करेगा, विष थोड़ी करेगा, कीटनाशक थोड़ी है मक्का। वर्ड ओवर 18 वीक्स ऑफ एज आर रियर्ड इन, तो ब्रूडर हाउस में कब तक रखे जाते हैं? तो ब्रूडर हाउस में पक्षियों को रखा जाता है। पक्षियों में आ जाते हैं हमारे कौन? तो पक्षियों में आते हैं हमारे जो मुर्गियां होती हैं वो आती हैं। तो 1 से 8 वीक तक, 1 से 8 वीक तक उन्हें ब्रूडर हाउस में रखा जाता है। ठीक है, और 9 से 16 वीक तक उन्हें रखा जाता है अपना ग्रोअर कम ब्रूडर कम ग्रोअर में रखा जाता है। तो यहाँ केवल ग्रोअर मेंशन है। तो 9 से 16 वीक तक, 9 से 16 वीक तक। ठीक है, और 17 से 18 सप्ताह में इनको ले आ जाता है लेयर हाउस में। 17 से 18 और 18 से अबव, तो उसमें कहाँ ले जाया जाता है? लेयर हाउस में। तो ये आपका लेयर हाउस आंसर है, ये आपको लिख लेना। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोल्ट्री हाउस शुड बी इन, ये डायरेक्शन आपको सीधा याद रखना है, ईस्ट वेस्ट में रखना है इसके लॉन्ग एक्सिस को। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीप लिटर सिस्टम,
देखो विटामिन B2 एंड विटामिन B12 आर अवेलेबल इन द लीटर मटेरियल ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन, बिल्कुल सही है। द डीप लीटर मैन्योर इज यूजफुल फर्टिलाइजर, बिल्कुल, जब डीप लीटर हम उसमें बिछाते हैं वो एक अच्छी फर्टिलाइजर बन जाती है। डीप लीटर सिस्टम में वेंटिलेशन की खराबी कोई बड़ी चिंता नहीं है, क्यों नहीं है, चिंता है, यही इसका लाभ नहीं है, और इसको जो है आंसर भी अपना यही है। 48 में व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अमोनिया फॉर रियरिंग ब्रॉयलर, ये आपको याद करना है दोस्तों। लेस देन 25 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये आपको याद रखना है। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हिंदी में पढ़ लेना आपको, मैं आप इंग्लिश में आपको मैं पढ़ के बता दूंगा। केसिन को जमा कर दही से बना एक उत्पाद रेनेट, रेनेट बछड़े के अमाशय में पाया जाता है, बछड़े के अमाशय में, किसमें, एवोमेजम में पाया जाता है, एवोमेजम में पाया जाता है। और को रेनेट को आप जामन कह सकते हैं, रेनेट को आप जामन कह सकते हैं, जो बछड़ा जामन का इस्तेमाल करता है वो रेनेट है। तरह के एंजाइमों की मदद से जोड़ा तथा अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड ही जो है आपका दही दूध को फाड़ता है, लैक्टोज को जो है तोड़ता है, बनाया जाता है इसमें, जिसमें से नमी के हिस्से को काटने, पकाने और दबाने से हटा दिया जाता है, जिसे एक सांचे का आकार दिया जाता है और फिर से उपयुक्त तापमान आर्द्रता पर कुछ समय के लिए पकड़कर पक जाता है। यहाँ बात हो रही है आपकी चीज़ यानी पनीर के बारे में, वो ठीक है, तो आप आंसर टिक कर देना। और आपको इंग्लिश में पढ़ के बताऊं, अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बनाया जा रहा है, बाय कोगुलेटिंग द केसिन, केसिन के कोगुलेशन से, द हेल्प ऑफ रेनेट, रेनेट आपका जामन होता है, सिमिलर एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड produced by the added or adventitious microorganism from which part of moisture has been removed by cutting, cooking or pressing, which has been saved in mold and then ripened by holding it for some time at suitable temperature to humidity is called, ये आपका चीज़ या पनीर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द मिल्क फैट परसेंटेज इन क्रीम, क्रीम के आपको मैंने सभी बताए कौन कौन सी क्रीम होती है, इसका आंसर 10 से 30% है। टेबल क्रीम, व्हिप क्रीम, हैवी क्रीम, लाइट क्रीम, सब मैंने आपको बता चुका हूँ, और आप लोगों ने अगर पुराने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो आज जो है हम इन 50 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, आप लोगों को थोड़ा क्या है, बोर नहीं होना है, पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा ज़्यादा लंबी क्लासेस बोर करती हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि आप बोर ना हो, आप इतने ही पढ़ो। कल जो है नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।